क्या ऐसा हो सकता है कि मिडिल ईस्ट में कोई टेंशन हो और उसका असर सीधा हमारे निवेश पर पड़े? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। आज हम इसी बड़े सवाल को समझने वाले हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच हालिया तनाव भारतीय बाजार में किस तरह की हलचल पैदा कर रहा है। चलिए इसे समझते हैं। तो जैसे ही इस कॉन्फ्लिक्ट की खबर आई ना, इंडियन स्टॉक मार्केट में एकदम से खलबली मच गई। सिर्फ 2 दिनों के अंदर मार्केट 4% तक नीचे गिर गया। चारों तरफ एक डर का माहौल था और लोग बस अपने शेयर बेचने में लगे थे। और ठीक उसी वक्त एक और झटका लगा। कच्चे तेल की कीमतें मतलब क्रूड ऑयल 15% तक उछल गईं। अब देखिए, भारत अपनी ज़रूरत का 85% से ज़्यादा तेल इंपोर्ट करता है, तो ये बढ़ी हुई कीमतें सीधे सीधे हमारी अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाती हैं। ट्रांसपोर्ट से लेकर फैक्ट्री में बनने वाले सामान तक सब कुछ महंगा हो जाता है। अब ये सारी जो उथल पुथल है, इसकी जड़ एक बहुत ही सेंसिटिव जगह से जुड़ी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। ये एक पतला सा समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। तो आप सोचिए, यहाँ पर जरा सी भी गड़बड़ पूरी दुनिया की ऑयल सप्लाई चेन को हिला सकती है और कीमतें आसमान पर पहुंचा सकती है। तो एक इन्वेस्टर के तौर पर सबसे बड़ा सवाल यही मन में आता है कि अब क्या करें? क्या ये घबराने और अपने सारे स्टॉक्स बेच देने का टाइम है, या फिर इस पूरी खलबली में ही कोई मौका छिपा है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा इतिहास में, और ये देखना होगा कि पहले जब भी ऐसे संकट आए तो मार्केट ने असल में कैसा रिएक्ट किया। पिछले 30 सालों में मार्केट ने कई बड़े जियोपॉलिटिकल तूफान झेले हैं, चाहे वो 1990 का गल्फ वॉर हो, 2001 का 9/11 अटैक, या फिर 2022 का रूस यूक्रेन युद्ध। और हर बार जो पहला रिएक्शन होता है वो हमेशा डर और बिकवाली का ही रहा है। लेकिन यहीं पर एक बहुत ही मज़ेदार पैटर्न सामने आता है। शुरुआती गिरावट के बाद सेंसेक्स ने ऐतिहासिक रूप से एक ज़बरदस्त कमबैक किया है। औसतन किसी भी बड़े जियोपॉलिटिकल झटके के 6 महीने के अंदर मार्केट ने 38% का शानदार रिटर्न दिया है। मतलब इतिहास तो यही बताता है कि जो लोग सब्र रखते हैं वो आखिर में फ़ायदे में रहते हैं। तो इतिहास से मिला ये सबक आज के इन्वेस्टर्स के लिए क्या मायने रखता है? चलिए इस वॉलेटिलिटी से निपटने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, जब पूरी दुनिया में अनिश्चितता का माहौल हो तो समझदारी इसी में है कि उन सेक्टर्स पर फोकस किया जाए जो विदेशी व्यापार पर कम और घरेलू डिमांड पर ज्यादा टिके हुए हैं, जैसे कि बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमेंट और रियल एस्टेट। ये वो सेक्टर्स हैं जो बाहरी झटकों से काफी हद तक बचे रहते हैं। और इस स्ट्रैटेजी को और भी मजबूत बनाता है इंडियन कंपनीज के प्रॉफिट का अनुमान। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2025 से 2028 के बीच भारतीय कंपनियों का मुनाफा हर साल 10 से 15% की रफ्तार से बढ़ेगा। ये एक बहुत मजबूत ग्रोथ है जो मार्केट को एक सॉलिड बेस देती है और इन्वेस्टर्स का भरोसा बनाए रखती है। मार्केट में इस तरह की तेज गिरावट टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग जैसी स्मार्ट स्ट्रैटेजीज के लिए भी एक मौका बना देती है। आसान भाषा में समझें तो आप अपने कुछ घाटे वाले इन्वेस्टमेंट्स बेचकर जो नुकसान हुआ है उसे अपने मुनाफे के सामने एडजस्ट कर सकते हैं। इससे आपको अपने मुनाफे पर टैक्स कम देना पड़ता है। मतलब एक तरह से आप अपने लॉस का इस्तेमाल अपना टैक्स बचाने के लिए कर रहे हैं। अच्छा, अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं और देखते हैं कि इस संघर्ष का अलग अलग इंडस्ट्रीज पर क्या असर पड़ रहा है। कौन से सेक्टर विनर बन सकते हैं और किन्हें नुकसान हो सकता है। देखिए, इस संकट का असर सब पर एक जैसा बिल्कुल नहीं है। एक तरफ पेंट्स और केमिकल्स जैसी इंडस्ट्रीज हैं जो बड़ी मुश्किलों का सामना कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ डिफेंस और मेटल्स जैसे सेक्टर्स के लिए नए मौके भी बन सकते हैं। चलिए, सबसे पहले उन सेक्टर्स की बात करते हैं जिन पर बढ़ती तेल की कीमतों की सबसे ज्यादा मार पड़ रही है। ये वो कंपनियां हैं जिनकी लागत लगातार बढ़ रही है और उनके मुनाफे पर दबाव बन रहा है। जरा पेंट कंपनियों के बारे में सोचिए। उनका जो कच्चा माल है उसका 20 से 25% हिस्सा सीधे सीधे क्रूड ऑयल से जुड़ा होता है। तो जब भी तेल की कीमत बढ़ती है उनके प्रॉफिट पर सीधा असर पड़ता है। और यही हाल ऑटो सेक्टर में टायर बनाने वाले कंपनियों, केमिकल्स और सीमेंट इंडस्ट्रीज का भी है। अब आते हैं उन सेक्टर्स पर जिनकी कहानी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ सिचुएशन ब्लैक एंड वाइट नहीं है। इनके लिए शॉर्ट टर्म में चुनौतियां हैं, लेकिन आगे चलकर रिकवरी की उम्मीद भी है।
फार्मा सेक्टर को ही ले लीजिए। हाँ, उन्हें शिपिंग और लॉजिस्टिक्स में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अगर हम देखें तो इस कॉन्फ्लिक्ट वाले एरिया में उनका डायरेक्ट एक्सपोर्ट सिर्फ 5.7% है। इसका मतलब है कि उनके बिजनेस का बड़ा हिस्सा सेफ है और ये असर ज्यादातर टेम्परेरी रहने वाला है। होटल सेक्टर को इंटरनेशनल बुकिंग कैंसिल होने से कुछ समय के लिए झटका लग सकता है, पर उम्मीद है कि डोमेस्टिक टूरिज्म और आईपीएल जैसे बड़े इवेंट्स की वजह से वो जल्दी ही वापसी कर लेंगे। वहीं दूसरी तरफ कैपिटल गुड्स और फार्मा कंपनियों को शिपिंग में देरी और बढ़ती लागत जैसी तात्कालिक चुनौतियों से निपटना पड़ रहा है। कहते हैं ना, हर मुश्किल अपने साथ एक मौका भी लेकर आती है। और हैरानी की बात यह है कि ये जियोपॉलिटिकल टेंशन असल में कुछ इंडियन इंडस्ट्रीज के लिए फायदेमंद भी साबित हो सकती है। मिसाल के तौर पर नॉन फेरस मेटल्स को देखिए। मिडिल ईस्ट दुनिया में एल्यूमिनियम का एक बड़ा प्रोड्यूसर है। अगर वहां सप्लाई में कोई रुकावट आती है तो दुनिया भर में कीमतें बढ़ेंगी और इसका सीधा फायदा हमारे यहाँ के मेटल प्रोड्यूसर्स को मिलेगा। इसी तरह ये संघर्ष डिफेंस की तैयारियों की जरूरत को और मजबूत करता है, जिससे डोमेस्टिक डिफेंस कंपनियों के लिए एक मजबूत इन्वेस्टमेंट केस बनता है। तो इस पूरे एनालिसिस, इतिहास और अलग-अलग सेक्टर्स पर असर को समझने के बाद सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? वो एक चीज क्या है जो हमें याद रखनी चाहिए? ये पूरी घटना एक बहुत ही पावरफुल आइडिया की तरफ इशारा करती है कि इस लगातार बदलती और अस्थिर दुनिया में शायद भारत की असली ताकत और सबसे बड़ा सुरक्षा कवच उसकी अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था ही है। जो कंपनियां भारत के अंदर काम करती हैं और यहाँ की डिमांड पूरी करती हैं, शायद वही इन वैश्विक तूफानों से सबसे अच्छी तरह से खुद को बचा सकती हैं। ये एक ऐसा विचार है जिस पर आगे बढ़ते हुए ध्यान देना बहुत जरूरी है।